नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटिकल चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और उसके उत्तर यहीं याद करेंगे। 1. जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती हैं। उत्तर: भारत में जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जहां स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है या वे कमजोर स्थिति में होती हैं। इसकी 5 क्षेत्र देखेंगे। पहला, शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा रोजगार में, तीसरा राजनीति में भागीदारी, चौथा घरेलू क्षेत्र में, पांचवा संपत्ति और उत्तराधिकार अधिकारों में। 1. शिक्षा के क्षेत्र में कई स्थानों पर लड़कियों को लड़कों की तरह समान शिक्षा के अवसर नहीं मिलते। 2. रोजगार में महिलाओं को समान काम के बदले कम वेतन दिया जाता है और उच्च पदों पर अवसर कम मिलते हैं। 3. राजनीति में भागीदारी, निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। 4. घरेलू क्षेत्र में घर के कामों की जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं पर डाली जाती है जबकि इसका आर्थिक मूल्य नहीं माना जाता। 5. संपत्ति और उत्तराधिकार अधिकारों में कुछ परिवारों में बेटियों को संपत्ति में बराबर हिस्सा नहीं दिया जाता। निष्कर्ष: इन सभी पहलुओं में सुधार लाने के लिए शिक्षा, समान अवसर और समाज की सोच में बदलाव आवश्यक है। क्विक रिवीजन: 1. शिक्षा के क्षेत्र में, 2. रोजगार में, 3. राजनीति में भागीदारी, 4. घरेलू क्षेत्र में, 5. संपत्ति और उत्तराधिकार अधिकारों में। 1. शिक्षा के क्षेत्र में कई स्थानों पर लड़कियों को लड़कों की तरह समान शिक्षा के अवसर नहीं मिलते। 2. रोजगार में महिलाओं को समान काम के बदले कम वेतन दिया जाता है और उच्च पदों पर अवसर कम मिलते हैं। 3. राजनीति में भागीदारी, निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। 4. घरेलू क्षेत्र में घर के कामों की जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं पर डाली जाती है जबकि इसका आर्थिक मूल्य नहीं माना जाता। 5. संपत्ति और उत्तराधिकार अधिकारों में कुछ परिवारों में बेटियों को संपत्ति में बराबर हिस्सा नहीं दिया जाता। 2. विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। उत्तर: इसमें हम 5 पॉइंट में आंसर कंप्लीट करेंगे। पहला, सांप्रदायिक विचारधारा। दूसरा, राजनीतिक दलों द्वारा धर्म का उपयोग। तीसरा, सांप्रदायिक दंगे। चौथा, अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव। पांचवा, धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग। फिर निष्कर्ष। पहला, सांप्रदायिक विचारधारा। जब लोग ये मानने लगते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग आपस में एक साथ नहीं रह सकते और उनके हित हमेशा अलग अलग हैं। उदाहरण, कुछ संगठन ये प्रचार करते हैं कि भारत केवल एक धर्म जैसे हिंदू या मुस्लिम का देश है। दूसरा, राजनीतिक दलों द्वारा धर्म का उपयोग। जब राजनीतिक दल चुनावों में वोट पाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं या धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं। उदाहरण, चुनाव के समय किसी धर्म विशेष के लोगों को एकजुट कर वोट मांगना या किसी धार्मिक मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाना। 3. सांप्रदायिक दंगे। जब धार्मिक मतभेदों को भड़काकर दो समुदायों के बीच हिंसा कराई जाती है। उदाहरण, देश के कई हिस्सों में समय समय पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए और संपत्ति का नुकसान हुआ। 4. अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव। जब किसी विशेष धर्म के लोगों को सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक अवसरों से वंचित किया जाता है। उदाहरण, किसी धर्म विशेष के लोगों को नौकरी या मकान देने से मना करना या उन पर शक करना, जैसे मुस्लिम। 5. धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग। जब नेता या दल धार्मिक पोशाक, चिन्ह, मंदिर, मस्जिद निर्माण जैसे प्रतीकों का उपयोग करके जनता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, धार्मिक नारों का प्रयोग करके वोट मांगना। क्विक रिवीजन: 1. सांप्रदायिक विचारधारा। 2. राजनीतिक दलों द्वारा धर्म का उपयोग। 3. सांप्रदायिक दंगे। 4. अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव। 5. धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग। 1. सांप्रदायिक विचारधारा। जब लोग ये मानने लगते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग आपस में एक साथ नहीं रह सकते और उनके हित हमेशा अलग अलग हैं। उदाहरण, कुछ संगठन ये प्रचार करते हैं कि भारत केवल एक धर्म जैसे हिंदू या मुस्लिम के लोगों का देश है। दूसरी चूटी डाइल, रेक, धर्म का उपयोग। जब राजनीतिक दल चुनावों में वोट पाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं या धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं। उदाहरण,
चुनाव के समय किसी धर्म विशेष के लोगों को एकजुट कर वोट मांगना या किसी धार्मिक मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाना। सांप्रदायिक दंगे, जब धार्मिक मतभेदों को भड़काकर दो समुदायों के बीच हिंसा कराई जाती है। उदाहरण, देश के कई हिस्सों में समय समय पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए और संपत्ति का नुकसान हुआ। अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव, जब किसी विशेष धर्म के लोगों को सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक अवसरों से वंचित किया जाता है। उदाहरण, किसी धर्म विशेष के लोगों को नौकरी या मकान देने से मना करना या उन पर शक करना। धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग, जब नेता या दल धार्मिक पोशाक, चिन्ह, मंदिर मस्जिद निर्माण जैसे प्रतीकों का उपयोग करके जनता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, किसी धार्मिक स्थल को लेकर आंदोलन चलाना या धार्मिक नारों का प्रयोग करके वोट मांगना। निष्कर्ष, सांप्रदायिक राजनीति समाज में विभाजन पैदा करती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और सम्मान मिले। 3. बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। उत्तर, भारत में संविधान द्वारा समानता का अधिकार दिए जाने के बावजूद आज भी जातिगत असमानताएं कई रूपों में देखी जाती हैं। ये असमानताएं समाज, राजनीति, शिक्षा और रोजमर्रा के जीवन में मौजूद हैं। नीचे इनके कुछ प्रमुख रूप दिए गए हैं। जातिगत असमानता के 6 क्षेत्र देखेंगे। 1. सामाजिक भेदभाव। 2. छुआछूत की प्रथा। 3. शिक्षा में असमानता। 4. रोजगार और आर्थिक असमानता। 5. राजनीति में भेदभाव। 6. विवाह और सामाजिक मेलजोल में भेदभाव। 1. सामाजिक भेदभाव। आज भी कई जगह निचली जातियों के लोगों के साथ ऊंची जातियों द्वारा भेदभाव किया जाता है। उदाहरण, कई गांवों में दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता या उनके साथ अलग बर्तनों में पानी दिया जाता है। 2. छुआछूत की प्रथा। यद्यपि ये कानूनी रूप से अपराध है, फिर भी ग्रामीण इलाकों में ये सोच अब भी मौजूद है। उदाहरण, कुछ स्थानों पर दलित लोगों को शादी ब्याह या धार्मिक आयोजनों में भाग लेने नहीं दिया जाता। 3. शिक्षा में असमानता। निचली जातियों के बच्चों को अभी भी कई बार स्कूलों में भेदभाव झेलना पड़ता है। उदाहरण, उन्हें अलग बैठाया जाता है या शिक्षकों द्वारा उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। 4. रोजगार और आर्थिक असमानता। दलित और पिछड़ी जातियों के लोग अब भी मुख्य रूप से कम आय वाले या असुरक्षित कामों में लगे रहते हैं। उदाहरण, कई दलित समुदाय आज भी सफाई या श्रम आधारित कार्यों तक सीमित हैं। 5. राजनीति में भेदभाव। आरक्षण के बावजूद समाज में ऊंची जातियों का राजनीतिक दबदबा अधिक है। उदाहरण, कई क्षेत्रों में निचली जातियों के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने या अपनी बात रखने में कठिनाई होती है। 6. विवाह और सामाजिक मेलजोल में भेदभाव। आज भी जाति के बाहर विवाह यानी अंतरजातीय विवाह को समाज स्वीकार नहीं करता। उदाहरण, ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं इसका प्रमाण है। निष्कर्ष, भारत में जातिगत असमानता अब भी एक बड़ी सामाजिक चुनौती है। इसे समाप्त करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और कानूनों का सख्त पालन आवश्यक है, ताकि समानता और सामाजिक न्याय का आदर्श सच में लागू हो सके। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। उत्तर, भारत में संविधान द्वारा समानता का अधिकार दिए जाने के बावजूद आज भी जातिगत असमानताएं कई रूपों में देखी जाती हैं। ये असमानताएं समाज, राजनीति, शिक्षा और रोजमर्रा के जीवन में मौजूद हैं। नीचे इनके कुछ प्रमुख रूप दिए गए हैं। जातिगत असमानता के 6 क्षेत्र देखेंगे। 1. सामाजिक भेदभाव। 2. छुआछूत की प्रथा। 3. शिक्षा में असमानता। 4. रोजगार और आर्थिक असमानता। 5. राजनीति में भेदभाव। 6. विवाह और सामाजिक मेलजोल में भेदभाव। 1. सामाजिक भेदभाव। आज भी कई जगह निचली जातियों के लोगों के साथ ऊंची जातियों द्वारा भेदभाव किया जाता है। उदाहरण, कई गांवों में दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता या उनके साथ अलग बर्तनों में पानी दिया जाता है। 2. छुआछूत की प्रथा। यद्यपि ये कानूनी रूप से अपराध है, फिर भी ग्रामीण इलाकों में ये सोच अब भी मौजूद है।
उदाहरण, कुछ स्थानों पर दलित लोगों को शादी ब्याह या धार्मिक आयोजनों में भाग लेने नहीं दिया जाता। 3. शिक्षा में असमानता। निचली जातियों के बच्चों को अभी भी कई बार स्कूलों में भेदभाव झेलना पड़ता है। उदाहरण, उन्हें अलग बैठाया जाता है या शिक्षकों द्वारा उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। 4. रोजगार और आर्थिक असमानता। दलित और पिछड़ी जातियों के लोग अब भी मुख्य रूप से कम आय वाले या असुरक्षित कामों में लगे रहते हैं। उदाहरण, कई दलित समुदाय आज भी सफाई या श्रम आधारित कार्यों तक सीमित हैं। 5. राजनीति में भेदभाव। आरक्षण के बावजूद समाज में ऊंची जातियों का राजनीतिक दबदबा अधिक है। उदाहरण, कई क्षेत्रों में निचली जातियों के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने या अपनी बात रखने में कठिनाई होती है। 6. विवाह और सामाजिक मेलजोल में भेदभाव। आज भी जाति के बाहर विवाह यानी अंतरजातीय विवाह को समाज स्वीकार नहीं करता। उदाहरण, ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं इसका प्रमाण है। निष्कर्ष, भारत में जातिगत असमानता अब भी एक बड़ी सामाजिक चुनौती है। इसे समाप्त करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और कानूनों का सख्त पालन आवश्यक है, ताकि समानता और सामाजिक न्याय का आदर्श सच में लागू हो सके। 4. 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। आंसर, भारत में केवल जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके पीछे कई कारण हैं। उनमें से 2 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। 1. एक जाति के लोग अलग अलग दलों को वोट देते हैं। 2. चुनावी मुद्दे केवल जाति तक सीमित नहीं होते। 1. एक जाति के लोग अलग अलग दलों को वोट देते हैं। किसी एक जाति के सभी लोग एक ही राजनीतिक दल को वोट नहीं देते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ, विचारधारा, नेता की लोकप्रियता या स्थानीय मुद्दों के आधार पर भी वोट देता है। उदाहरण, एक ही जाति के कुछ लोग कांग्रेस को तो कुछ बीजेपी या अन्य दलों को वोट देते हैं। 2. चुनावी मुद्दे केवल जाति तक सीमित नहीं होते। मतदाता आज विकास, रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों को भी ध्यान में रखते हैं। इसलिए सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव जीतना अब संभव नहीं है। निष्कर्ष, भारत में मतदाता अब अधिक जागरूक हो रहे हैं। इसलिए चुनाव में जाति एक कारक तो हो सकती है, लेकिन निर्णायक नहीं। नतीजे कई अन्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी निर्भर करते हैं। 4. 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। आंसर, भारत में केवल जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके पीछे कई कारण हैं। उनमें से 2 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। 1. एक जाति के लोग अलग अलग दलों को वोट देते हैं। 2. चुनावी मुद्दे केवल जाति तक सीमित नहीं होते। 1. एक जाति के लोग अलग अलग दलों को वोट देते हैं। किसी एक जाति के सभी लोग एक ही राजनीतिक दल को वोट नहीं देते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ, विचारधारा, नेता की लोकप्रियता या स्थानीय मुद्दों के आधार पर भी वोट देता है। उदाहरण, एक ही जाति के कुछ लोग कांग्रेस को तो कुछ बीजेपी या अन्य दलों को वोट देते हैं। 2. चुनावी मुद्दे केवल जाति तक सीमित नहीं होते। मतदाता आज विकास, रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों को भी ध्यान में रखते हैं। इसलिए सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव जीतना अब संभव नहीं है। निष्कर्ष, भारत में मतदाता अब अधिक जागरूक हो रहे हैं। इसलिए चुनाव में जाति एक कारक तो हो सकती है, लेकिन निर्णायक नहीं। नतीजे कई अन्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी निर्भर करते हैं। 5. भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधायिकाओं यानी लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में अभी भी पुरुषों की तुलना में काफी कम है। नीचे इसकी स्थिति विस्तार से दी गई है। पहला, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। 1952 में पहली लोकसभा में केवल 22 महिलाएं यानी कुल का लगभग 4% ही थी। 2019 की लोकसभा यानी 17वीं लोकसभा में ये संख्या बढ़कर 78 महिलाएं यानी लगभग 14% हुई। ये बढ़ोतरी सकारात्मक है, पर समानता से अभी भी बहुत दूर है। दूसरा, राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की स्थिति। राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व केवल 8 से 9% के आसपास है। कुछ राज्यों में स्थिति थोड़ी बेहतर है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, पर अधिकांश राज्यों में बहुत कम महिलाएं विधायक हैं। तीसरा, स्थानीय निकायों यानी पंचायत व नगर निकायों में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन 1992 के बाद पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई।
आज कई स्थानों पर महिलाएं सरपंच, पार्षद और मेयर के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। चौथा, प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक यानी विमेन्स रिजर्वेशन बिल। संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में इसे मंजूरी मिली, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। निष्कर्ष: हालांकि भारत में महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन समान प्रतिनिधित्व अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। भविष्य में महिला आरक्षण कानून लागू होने से ये स्थिति काफी हद तक सुधरने की उम्मीद। 5. भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधायिकाओं यानी लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में अभी भी पुरुषों की तुलना में काफी कम है। नीचे इसकी स्थिति विस्तार से दी गई है। पहला, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। 1952 में पहली लोकसभा में केवल 22 महिलाएं यानी कुल का लगभग 4% ही थी। 2019 की लोकसभा यानी 17वीं लोकसभा में ये संख्या बढ़कर 78 महिलाएं यानी लगभग 14% हुई। ये बढ़ोतरी सकारात्मक है, पर समानता से अभी भी बहुत दूर है। दूसरा, राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की स्थिति। राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व केवल 8 से 9% के आसपास है। कुछ राज्यों में स्थिति थोड़ी बेहतर है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, पर अधिकांश राज्यों में बहुत कम महिलाएं विधायक हैं। तीसरा, स्थानीय निकायों यानी पंचायत व नगर निकायों में। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन 1992 के बाद पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। आज कई स्थानों पर महिलाएं सरपंच, पार्षद और मेयर के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। चौथा, प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक यानी विमेन्स रिजर्वेशन बिल। संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में इसे मंजूरी मिली, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। निष्कर्ष: हालांकि भारत में महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन समान प्रतिनिधित्व अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। भविष्य में महिला आरक्षण कानून लागू होने से ये स्थिति काफी हद तक सुधरने की उम्मीद। किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। उत्तर: 1. सभी धर्मों को समान दर्जा। 2. राज्य और धर्म का पृथक्करण। 1. सभी धर्मों को समान दर्जा। भारत का संविधान राज्य को किसी एक धर्म को अपना धर्म घोषित करने की अनुमति नहीं देता। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और किसी धर्म के पक्ष या विरोध में नहीं होता। संबंधित अनुच्छेद 25 से 28। इन अनुच्छेदों में प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार कर सकता है या बदल सकता है। 2. राज्य और धर्म का पृथक्करण। भारत में सरकार धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती और धार्मिक संस्थाएं भी शासन में दखल नहीं देती। इसका अर्थ है कि राज्य के कार्य धर्म से अलग रहते हैं, जैसे कानून, प्रशासन और नीतियां किसी धर्म के आधार पर नहीं बनती। तीसरा, निष्कर्ष: इन प्रावधानों के कारण भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी धर्मों को समान सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त है और कोई भी धर्म राज्य धर्म नहीं है। 2. राज्य और धर्म का पृथक्करण। 1. सभी धर्मों को समान दर्जा। भारत का संविधान राज्य को किसी एक धर्म को अपना धर्म घोषित करने की अनुमति नहीं देता। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और किसी धर्म के पक्ष या विरोध में नहीं होता। संबंधित अनुच्छेद 25 से 28। इन अनुच्छेदों में प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार कर सकता है या बदल सकता है। 2. राज्य और धर्म का पृथक्करण। भारत में सरकार धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती और धार्मिक संस्थाएं भी शासन में दखल नहीं देती। इसका अर्थ है कि राज्य के कार्य धर्म से अलग रहते हैं, जैसे कानून, प्रशासन और नीतियां किसी धर्म के आधार पर नहीं बनती। तीसरा,
निष्कर्ष। इन प्रावधानों के कारण भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी धर्मों को अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। क्वेश्चन 7। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ख समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, ग बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, प लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार, न। आंसर ख समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। 8 भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी मंत्रिमंडल, डी पंचायती राज की संस्थाएं। आंसर डी लोकसभा, विधानसभा और मंत्रिमंडल में अभी तक महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवहार में लागू नहीं हुआ है। हालांकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित हो चुका है, जिसके लागू होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण मिलेगा, जनगणना और परिसीमन के बाद। 9 सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि ए एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, बी विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं, सी एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, डी एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन या कौन सा कथन सही है? सही ए और सी। क्वेश्चन 10 भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बी ये एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, सी सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, डी किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। आंसर बी पूरा गलत है। ये एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। क्वेश्चन 11 फिल इन द ब्लैंक पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। किस पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है? सोचें। आंसर जाति पर। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। क्वेश्चन 12 सूची 1 और सूची 2 का मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब खोजें। इसके आंसर बताते जाएंगे, क्वेश्चन बुक से देख सकते हैं। सूची 1 अधिकार और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, नारीवाद। 2 धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, सांप्रदायिक। 3 जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, जातिवादी। 4 व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति, धर्मनिरपेक्ष।